नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के नेटवर्क की जांच में जुटी एटीएस को छांगुर बाबा मामले में कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। बाबा ने करीब 50 युवकों की एक विशेष फोर्स तैयार कर रखी थी जो बलरामपुर स्थित उसकी आलीशान कोठी में रहती थी। इन युवकों को खाने पीने, रहने और कपड़ों सहित सभी सुविधाएं दी जाती थी और उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें बाबा का अंधभक्त बनाया गया था। सूत्रों की माने तो इन युवकों का इस्तेमाल न केवल धर्मांतरण के लिए बल्कि स्थानीय स्तर पर भय और दबाव फैलाने में भी किया जाता था। कुछ युवक दूसरे राज्यों से लाए गए थे जिन्हें यहां पर मानसिक रूप से तैयार किया गया। एटीएस को छानबीन के दौरान बाबा के बताए ठिकानों से शिजरे तैयबा नाम की किताब भी मिली है जिसे खुद छांगुर ने छपवाया था। इस किताब के माध्यम से मुस्लिम युवकों और हिंदू युवतियों को लव जिहाद के लिए प्रेरित किया जाता था। इससे इस्लाम के लिए धर्मी सेना बनाने की बात भी लिखी गई। तो वहीं ईडी ने छांगुर के करीबी नवीन रोहरा के साथ बैंक खातों की जानकारी जुटा ली है और अन्य खातों व संपत्तियों की जानकारी उप निबंधक कार्यालयों से मांगी गई। जांच एजेंसियां अब ये भी खंगाल रही हैं कि कहीं इस फोर्स का इस्तेमाल किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के तहत तो नहीं हो रहा था। मामले में एटीएस और ईडी की संयुक्त कार्रवाई और तेज कर दी गई है और आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ में अलग अलग मेहमान जुड़ेंगे, उनके साथ में अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। में जोड़ेंगे हमारे साथ में नलवर कौर जी हैं, एक्स आईपीएस पूर्व डीजीपी महेश कुमार मिश्रा हैं, एक्स आईपीएस और कुमार अमिताभ हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर आर उस्मानी हैं, सपा प्रवक्ता हैं, संजय सिंह हैं, बीजेपी प्रवक्ता। कुछ और मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं निर्मल कौर जी का, एक्स आईपीएस पूर्व डीजीपी। बहुत स्वागत निर्मल जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से पूरा का पूरा ये घटनाक्रम सामने आ रहा है, अलग अलग परतें खुल रही हैं, वाकई बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक ऐसा पूरा गैंग तैयार हो रहा था, पूरी की पूरी फौज तैयार कर ली गई थी। बिल्कुल ऐसा के न्यूज देखो तुम अपना, के न्यूज पर आए रहे हैं, देखो के न्यूज। बोलिए निर्मल जी, आप बोलिए। बाकी लोग प्लीज खुद को म्यूट कर लें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। आप मैं ये कह रही थी एक पास जो है ना बहुत ज्यादा निर्मल जी की आवाज नहीं आ रही और मेहमान है उनका भी रुख कर लेंगे। माफी चाहेंगे निर्मल जी, लौटेंगे हम आपके पास में और मेहमान है। सबसे पहले शिवा का रुख करते हैं। शिवा हमारे संवाददाता लखनऊ से लगातार बने हुए। शिवा, पूरी जानकारी क्या है, क्या अपडेट है? वाकई जो खुलासे हो रहे हैं ये परेशान कर देने वाले हैं। 50 लोगों की एक पूरी फौज तैयार की गई थी, उसकी अपनी एक स्पेशल पुलिस फोर्स तैयार हो रही थी। ऐसा लगता है कि तैयारी बहुत बड़ी थी। देखिए, बिल्कुल एटीएस की जांच में चीज़ें सामने आई हैं कि छांगुर बाबा के अंडर में 50 ऐसे लोग थे जो स्पेशल टास्क फोर्स के रूप में काम करते थे और इन लोगों का काम था कि धर्मांतरण से जुड़े जो भी काम होते थे उसको तो करते ही थे और साथ ही साथ बाबा के आदेशों का पालन करते थे, चाहे वो गैर कानूनी काम क्यों नहीं होता था। और बाबा का जो भी आदेश होता था उसको आखिरी मंजिल तक पहुँचाने का हर वो काम ये लोग करते थे। और ज़रूर इनका ये भी एक काम था कि बलरामपुर के जिस इलाके में बाबा की आलीशान कोठी बनी हुई थी उस इलाके में भय
है और जो धौंस का जो रुतबा था वो इन 50 लोगों को था कि किसी भी तरीके से उस इलाके में इतना ज़्यादा भय पैदा करना है कि बाबा के खिलाफ कोई ना बोल पाए और बाबा के विरोध में कोई खड़ा ना हो पाए। इसलिए इन 50 लोगों का ये भी काम था कि बलरामपुर जिले में पूरी तरीके से बाबा की कोठी और कोठी के आसपास का इलाके में जो डिस्ट्रिक्ट का जो आउटर स्कर्ट एरिया है वहां पर दबदबा कायम करना। तो अब 50 लोगों की जो स्पेशल टास्क फोर्स थी उसमें कौन कौन लोग थे, एटीएस की टीम इस पूरे मामले की भी जांच करेगी। लेकिन कल एटीएस की टीम और एसटीएफ की टीम जिस तरीके से जमालुद्दीन उर्फ छांगू बाबा, नीतू उर्फ नरसीन को बलरामपुर जिले लेकर के गई थी, तो तमाम चीजें उस जगह से बरामद हुई हैं। जो आलीशान कोठी बलरामपुर के मकपुर जिले मकपुर गांव में जो बना रखी गई थी, उस जगहों पे तकरीबन 70 कमरे थे और 70 में से 40 को प्रशासन के आदेश के बाद बुलडोजर ने ढा दिया था। लेकिन 30 कमरे ऐसे भी थे जो अभी खड़े हुए। तो कोठी के जो पीछे का जो हिस्सा था उन कमरों से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कई ऐसी चीजें हैं जो छांगुर बाबा की निशानदेही पर एटीएस की टीमों ने बरामद की है। और जरूर एक किताब का बड़ा ज्यादा जिक्र हो रहा है कि उस किताब को छांगुर बाबा ने अपने तरीके से छपवाया था और उसमें तमाम चीजें लिखी थी कि धर्म परिवर्तन लोगों का कैसे कराना है और इससे फायदा क्या होगा। और इन 50 लोगों के जरिए उन किताब को बंटवाया भी जाता था। और साथ ही साथ जो विदेशी फंडिंग का जो कनेक्शन है उसको भी जांच एजेंसियां जांच रही है कि आखिरकार ये नेक्सस कितना बड़ा है और धर्मांतरण गिरोह और इस पूरे रैकेट से जुड़े हुए और कौन कौन लोग किन किन राज्यों में इकट्ठा है। तो हमें लगता है कि जो एक बड़ी फौज है धर्मांतरण कराने की और साथ ही साथ दबदबा कायम रखने की, वो झांगुर बाबा और जमालुद्दीन के पास एक बहुत बड़ी फोर्स है। लेकिन 50 लोगों का जो नाम एटीएस के लिस्ट में शामिल है, अब एटीएस की टीमें उन लोगों को बुला बुला करके पूछताछ करेगी। अगर वो लोग नोटिस देने पर नहीं आते हैं तो उनकी तलाश के लिए इधर उधर छापेमारी जरूर करेगी। बिल्कुल, हम लौटेंगे आपके पास में और मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में महेश कुमार मिश्रा हैं, एक्स-आईपीएस अधिकारी। आवाज मिल रही है सर आपको हमारी? क्या कहना चाहेंगे सर? सोचिए, एक इतना बड़ा रैकेट चल रहा था और किसी को कोई खबर तक नहीं लगी, उसकी अपनी एसटीएफ तैयार हो रही थी। कितना और नुकसान हो सकता था अगर समय रहते ये पूरा खुलासा नहीं होता। ऐसा है कि छांगुर बाबा जो जलालुद्दीन के नाम से निगुल्लाह शाह का नाम है, ये बलरामपुर का जो फिनोमेना है ये बलरामपुर में ही नहीं है बल्कि ये बाबाओं की जो फिनोमेना है ऑफ इंडिया है। और ये है कि ये लिटरेट लोग जो डाउन ट्रोडन्स हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको अपने कब्जे में लेना, उनको अपने प्रभाव में लेना और एक ऐसा ग्रुप तैयार करना जो कि अब जो इनके बाबा के जो 2-3 एस्पेक्ट प्रकाश में आए हैं। पहली बात तो मनी लॉन्ड्रिंग का है, जिसमें कि ईडी ने केस भी दर्ज किया इनके खिलाफ पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत, और जिसमें कि करीब करीब 200 करोड़ 300 करोड़ यानी कि उसके कुछ मिले हैं, कुछ इंडिकेशंस मिले हैं जो इतना मनी ट्रांजैक्ट हुआ है। और स्पेशली जो आपके अरेबियन कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, वहाँ से। तो ये इनकी यदि इतिहास देखें आप, ये अंगूठी बेचने वाला एक आदमी धीरे 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 अपना प्रभाव बढ़ाता है और फिर वो पीर बन जाता है। तो ये पीर बनने की कहानी इन्हीं के साथ नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस कुछ ना कुछ करते हुए, छोटा मोटा काम करते हुए पीर बन गए और अपना एक पंथ चलाने लगे। हाँ। तो छांगुर बाबा उसी की एक कड़ी है, उसी की। और इन्होंने एक फंडिंग की और उस फंडिंग का उनका दूसरा एस्पेक्ट जो है वो इलीगल रिलीज कन्वर्जन का है। कि जैसा कि पता लगा है, जैसा कि जांच पड़ताल में आया है कि ये कन्वर्जन कराते थे, जब जबरन धर्मांतरण कराते थे और इनका एक रेट लिस्ट भी हुआ करती थी कि यदि कोई ब्राह्मण लड़की है, क्षत्रिय लड़की है, सिख लड़की है तो वो 15 से 16 लाख में उसका कन्वर्जन होगा। कोई ओबीसी लड़की है तो उसका 10 लाख में होगा, कोई दलित है तो उसका 8 लाख में होगा। इस तरीके से ये रिलीज कन्वर्जन करा के और ये अपना एक ऑपरेशन चला रहे थे। तो छांगुर बाबा जो है वो, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब लोग सुपरस्टिशियस हैं, हमारे लोग अंधविश्वासी हैं और इनके चमत्कारों में विश्वास करते हैं इन बाबाओं के। तो छांगुर बाबा कोई नई चीज नहीं है हिंदुस्तान के लिए। कोई ऐसा नहीं कि छांगुर बाबा पहली बार प्रकट हुए हैं। ये बाबा हर कोने में प्रकट हो रहे हैं और चाहे वो किसी भी उसमें हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इनका जो एक तरह से इनके खिलाफ जो एक प्रक्रिया चालू हुई है वो इसलिए हुई है कि इनका एक तो मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा इनका मनी लॉन्ड्रिंग में तो लगभग सभी इन्वॉल्व है, लेकिन ये जो धर्मांतरण वाली जो कहानी है इनकी, और खासतौर से ये जो बलरामपुर है, जो जितनी नेबरिंग यूपी की वो डिस्ट्रिक्ट्स जो कि
लगे हुए हैं बॉर्डर से, नेपाल बॉर्डर से, इंडो नेपाल बॉर्डर से, जैसे सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप यदि आप जाएंगे इन डिस्ट्रिक्ट्स में तो आप ये पाएंगे कि ये बॉर्डर अलोंग द बॉर्डर। मैं क्योंकि सिद्धार्थनगर भी रहा हूँ, एसपी सिद्धार्थनगर रहा हूँ, लखीमपुरी की रहा हूँ, तो ये मैंने 2-3 डिस्ट्रिक्ट कवर किए हैं। तो ये अलोंग द बॉर्डर आप देखेंगे कि वहां पर यकायक इतना जबरदस्त वहां पर माइग्रेशन हुआ है मुस्लिम पॉपुलेशन का, और वहां पर मस्जिदों का रातों रात उनका बन जाना। और वहां पर क्योंकि वहां कोई ऐसा मतलब ऐसा तो वो है नहीं कि जहां से आदमी आ नहीं सकता हो, जा नहीं सकता हो। सामने खेत नेपाल का, इधर वो है, तो वहां पर क्या है कि कंसंट्रेशन हो रहा था पिछले करीब 10-15 साल से। और इसमें पाकिस्तान की जो ISI है, आप नेपाल आइए, नेपाल से यहाँ एंटर कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीजा लेंगे और आप भाई इधर से आएंगे, उधर से आएंगे, एयर से आएंगे, तो यहाँ पर तो दिक्कत हो सकती है राजस्थान वो इस बॉर्डर पर और इस बॉर्डर पंजाब बॉर्डर पर, लेकिन इस बॉर्डर में कोई दिक्कत नहीं। आप नेपाल आइए और नेपाल से इंक्लूड कर जाइए आप आराम से। तो ये जो एक बड़ी डेंजरस फिनोमेना थी, ये पिछले करीब 10-15 साल से चल रही है। और ये अच्छी बात है कि अब गवर्नमेंट की निगाह इस तरफ गई है। ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन हर गवर्नमेंट में रहा है। बहुत देर हो गई जिस तरीके से ये पूरी फौज तैयार हो रही थी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि समय रहते इन चीज़ों को नहीं पकड़ा आता तो ये और लोग बहुत कुछ और कर जाते। ठीक है सर, मैं लौटूंगी और मेहमान हैं उनको भी हम चर्चा में जोड़ लेते हैं। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ में कुमार अमिताभ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आवाज़ मिल रही है सर आपको हमारी? कुमार अमिताभ जी हमारे साथ में, आवाज़ मिल रही है क्या सर? हाँ, मिल रही है आपकी जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर इस पूरे मामले पर? अभी महेश जी का कहना है कि अच्छी बात है कि गवर्नमेंट की नजर इस ओर गई है, लेकिन इतनी देरी से क्यों गई, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्यों आखिर एक कट्टर सोच का व्यक्ति तैयार हो रहा था? गवर्नमेंट की नजर नहीं गई है, गवर्नमेंट की नजर में सब कुछ है और ये कई सालों से सब लोग जानते हैं इन चीजों को। अभी भी हम लोग केवल पत्ते तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, समस्या की जड़ की ओर हम ध्यान ही नहीं दे रहे। और ये कोई ऐसी राजनीतिक समस्या नहीं है जिसको कि आप राजनीतिक तरीके से हल कर लेंगे, वो समस्या है ही नहीं। गजवाए हिंद आज की बात थोड़ी है, दशकों से नहीं, मैं तो सदियों से कहूँ कि ये बातें चल रही हैं। तो उस चीज को समझना पड़ेगा कि जड़ कहाँ पे है। हर एक मकतब में, मदरसे में जब आप यही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि मोमिन के अलावा बाकी सब काफिर हैं और उन सबको कन्वर्ट करना या खत्म कर देना है और उनके साथ हर तरह का कर्म जो है वो जायज है, उस बच्चे का क्या कसूर? उसके तो भुट्टी में डाल दिया आपने। अब भुट्टी में डाल दिया तो बड़ा होके वही कर रहा है। ये जो जलालुद्दीन है, ये तो बाबा कहलाने लायक है नहीं, लेकिन वो जो कर रहा है तो वो उसी फितरत में चल रहा है, जो उसके दिमाग में है उसको वही सही लग रहा है। वो तो अपने हिसाब से अल्लाह का काम कर रहा है, उसे दुनिया के बाकी समाजों को खत्म करना है। अब इस समस्या को समझने की जरूरत कोई अलग से तो है नहीं। अब तो सारी चीजें सोशल मीडिया पे खुलकर सामने आने लगी हैं। पहले छुपा लेते थे, नहीं ऐसी बात नहीं है, गलत बात है, हम ऐसा नहीं सोचते, हम ऐसा नहीं करते, जबकि इसी लाइन और लेंथ पे सारी बातें चल रही हैं गजवाए हिंद में, जिसमें कन्वर्जन एक उनका वो सिंपल तरीका है। अब वो फोर्स का कन्वर्जन हो, जबरदस्ती हो, लालच से हो, बांध के हो, जैसे भी हो। भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश तो हम एकदम अपने आंखों के सामने देख चुके हैं ना। कश्मीर हमारे आंखों के सामने घटा, और ये जो कॉरिडोर जो बन रहा है बांग्लादेश से लेके उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों को लेते हुए पाकिस्तान तक सहारनपुर होते हुए, ये वही कोशिश है। इसको नहीं समझना, नहीं जानना वाली बात है ही नहीं, सरकार सब जानती है। ठीक है, तो फिर एक्शन में देरी क्यों हो जाती है? ऐसे लोगों की प्रयोगशाला बंद करने में देरी क्यों हो जाती है, उस पर कुछ कहेंगे आप? प्रयोगशाला ने इसके ऊपर चर्चा की जरूरत है। इसके अंदर मुस्लिम समाज के अंदर से आवाज लाने की जरूरत है। मुस्लिम समाज, वहाबी धर्म संप्रदाय का हेडक्वार्टर हमारे यहाँ है देवबंद में, उनको साथ बिठा के बात करने की जरूरत है। अभी सऊदी अरबिया केवल इस दिशा में थोड़ा उसने सोचना शुरू किया है और कुछ करेक्शन शुरू किया है। संशोधन इनके बेसिक शिक्षाओं में लाने की जरूरत है, वहां पे जरूरत है। वहां इनके जो धर्म गुरु हैं उनको बैठ के सोचना पड़ेगा कि भाई दुनिया में बाकी समाज भी है ना, उसी अल्लाह ने सबको पैदा किया, नहीं तो पैदा ही क्यों करता। तो आप दूसरों को खत्म करने के सपने देखना बंद कीजिए, सबके साथ रहने की तजवीज कीजिए, वो तरीके निकालिए।
अगर ये संशोधन नहीं करेंगे ये समस्या बनी रहेगी, और सारा प्रेम भाईचारा शांति सब बकवास की बातें हैं, क्योंकि इनके लिए सारा प्रेम सारा भाईचारा सारी शांति केवल मोमिन के साथ में है। ठीक है सर। उसमें भी इनके अंतर विरोध हैं, इनके अपने फिरकों में भी अंतर विरोध है। जैसे ही बाकी समुदायों को खत्म करेंगे ये आपस में लड़ेंगे। ठीक है सर। इसमें संशोधन बहुत जरूरी है, अन्यथा कोई रास्ता नहीं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। डॉक्टर आर.ए. उस्मानी साहब भी जुड़ चुके सपा प्रवक्ता, और संजय सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संजय सिंह जी से पहले जानेंगे। संजय जी क्या कहना चाहेंगे? अभी अमिताभ जी ने बड़े सवाल उठाए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए कर्मा जी, आपका जो के न्यूज है, मैं इसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत गंभीर मुद्दे पर आप डिबेट करा रही हैं, और अमिताभ जी ने तो जो मैं कहना चाहता था वो सब बातें कह दी। और मैं क्योंकि बीजेपी से जुड़ा हूँ तो शायद हो सकता है मैं उतना खुल के न बोल पाता, लेकिन अमिताभ जी ने बहुत बातें कह दी हैं। मैं भी उनसे कनेक्ट करके मैं चीजें कहना चाहता हूँ। मैं सर्वप्रथम हिंदू हूँ, भारत का निवासी हूँ, मुझे अपने धर्म की भी चिंता करनी है, राष्ट्र की भी चिंता करनी है। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया था अभी इसी धर्मांतरण के ऊपर कि अगर धर्मांतरण इसी तरह से चलता रहा तो हिंदू जो मेजॉरिटी में वो अल्पसंख्यक हो जाएगा, और राष्ट्रांतरण ये बहुत खतरनाक रहेगा देश के लिए। और इस पे बहुत बड़ी चिंताएं भी व्यक्त हो चुकी हैं। गरिमा जी, इसमें बाद में कहने में कोई संकोच नहीं है। इस भारत पे, इस हिंदू समाज पर अब्राहमिक रिलीजन और मजहब की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। क्रिश्चियन मिशनरी गांव गांव घूम के धर्मांतरण करा रही है, और इस्लामिक जो विचारधारा है, जो कि अमिताभ जी ने अभी बहुत स्पष्ट कह दिया है, निश्चित रूप से इस बात को कहने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे अभी देवबंद की बात इन्होंने की, मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 1946 में देवबंद और बरेलवी दो जमातें जो हैं सुन्नियों की, उनकी दिल्ली में बैठक हुई, और क्योंकि बरेलवी पूरा भारत के पाकिस्तान के विभाजन में लगे हुए थे, देवबंद के भी कुछ मौलाना उसमें साथ थे, पूरे नहीं थे। देवबंदियों ने एक बात कही, बहुत गौर से सुनने की बात है। देवबंदियों ने कहा कि अभी हमारा तबलीग का काम पूरा नहीं हुआ है, अभी दावत का काम पूरा नहीं हुआ है। मतलब अभी मुसलमान माइनॉरिटी में हैं। बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं इस राष्ट्र के सामने आपके चैनल के माध्यम से। तो ये जल्दबाजी होगी। और दूसरी बात, अब आप मेरी बात का मतलब दर्शक समझ गए होंगे, जल्दबाजी होगी ये देवबंद ने कहा था, लेकिन बरेलवी पूरा पाकिस्तान निर्माण में लगे हुए थे और वो उन्होंने करा। और दुर्भाग्य है कि जिन विचारधाराओं ने, जिन उन्होंने जो बड़े थॉट ऑफ स्कूल थे वो भारत में ही रह गए। तो ये बहुत गंभीर चुनौती है। देवबंदियों में तबलीगी जमात, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। तबलीगी जमात का काम यही है, ये जमातें। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो जिन्ना के सामने रहमत अली ने, जिसने पाकिस्तान का विचार दिया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जब संजय जी मैं आपकी इन सारी बातों से, मैं माफी चाहती हूँ, मैं आपकी इन सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन बड़ी बात ये कि देखिए ये सारी चीजें हो रही थी, सरकार क्या कर रही थी? मेरा सवाल आपसे ये था, इसके पीछे की मानसिकता, वो सारी चीजें अब सरकार ने इन लोगों को पकड़ लिया है, जांच पड़ताल के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। आप लोग क्या कर रहे थे, सरकार क्या कर रही थी? जवाब उस पर आपको देना था। ठीक है, लौटेंगे हम आपके पास में, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ठीक है, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए, हम चर्चा कर रहे हैं छांगुर की अपनी स्पेशल टास्क फोर्स को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में हैं, डॉक्टर ए.आर. उस्मानी साहब है, सपा प्रवक्ता हैं, उनका रुख कर लेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? आखिर इतना सब कुछ होता रहा और इतनी देरी से चीजें सामने आई, गलीमत रही कि सही वक्त पर आ गई, लेकिन आखिर कैसे इन सब का जो काम है, एक इतना बड़ा STF तैयार की जा रही थी, कैसे संभव हुआ? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए आप, पहले अनम्यूट कीजिए उस्मानी साहब, फिर बोलिए। उस्मानी साहब आपकी आवाज नहीं मिल रही है, माफी चाहेंगे हम। आप आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए। धर्मा जी, आपने जो इस पे डिबेट कराई है इसके लिए हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस तरीके के धर्मांतरण कराने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी तक ये सब होता रहा
क्यों होता रहा? इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है पूरी। इसी प्रदेश में बरेली में के संगवार नामी एक बाबा है। उस बाबा ने खुद स्वीकार किया था कि वो मुस्लिम युवतियों का धर्मांतरण कराकर उनके हिंदू प्रेमी से शादी कराता है। 2 साल पहले के संगवार ने बताया था कि अब तक 79 मुस्लिम लड़कियों को धर्मांतरण करा चुका है। उसके बाद भी श्री के संगधार का धर्मांतरण का धंधा जारी है। आए दिन बरेली में धर्मांतरण की खबरें आती हैं। तो ये देखिए, जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदू समाज के हो, चाहे मुस्लिम समाज के हो, चाहे वो क्रिश्चियन समाज के हो, हम उन सब के कट्टर विरोधी है। और ये जो बच्चे हैं, जो लोग हैं अपना धर्मांतरण कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि जो गरीबी है, लाचारी है, भुखमरी है, कंगाली है, लालच दे करके ये लोग ऐसा कराने का काम कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से गरिमा जी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार से ये कहना चाहेंगे कि इनके एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, इनकी नौकरी के लिए अगर अच्छी व्यवस्था कर दी जाए हिंदू समाज के लिए, तो ये बेचारे क्यों इस तरीके के धंधा करें? अभी ठीक है, लेकिन क्या इतने मात्र से चीजें सुधर जाएंगी? मुझे लगता है ये एक अलग स्तर की चीजें हैं। क्या इतने मात्र से चीजें सुधरने वाली नहीं? ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास में। कुछ और मेहमान है, उनका भी रुख कर लेते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास में। हमारे साथ में निर्मल कौर जी हैं, एक्स आईपीएस पूर्व डीजीपी। उनको हम नहीं सुन पाए थे। एक बार फिर से स्वागत मैम आपका। मैम, क्या कहना चाहेंगी? आखिर कैसे 50 युवकों की सेना से खौफ और फरेब फैलाने के लिए पूरी तरीके से इन्हें तैयार किया जाता रहा, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ी? आप किसे दोषी मानती हैं और कैसे ये सब कुछ चल रहा था? निर्मल जी से मेरा सवाल है। उस्मानी साहब आएंगे आपके पास। देखिए, ऐसे कई संगठित जो है आउटफिट चल रहे हैं। ये तो एक सामने आया है। ऐसे अनेकों संगठित गिरोह कहिए या आउटफिट कहिए, जो भी कहिए, देश के विभिन्न भागों में चल रहे हैं। और उनमें कई स्लीपिंग सेंटर्स की तरह काम कर रहे हैं, जो कि इवन आधे घंटे के नोटिस से वो लोग जागृत हो जाएंगे और एक्शन में आ जाएंगे। देखिए, ये जो है, जो इस तरह के जो आउटफिट्स हैं, जगह जगह हर जिले में आपको बीसीओ मिलेंगे। इस तरह के जो आउटफिट्स हैं, इनका मेन काम वही है कि धर्मांतरण पे जोर देना। देखिए, लव जिहाद कितने भयावह रूप में सामने आ रहा है कि लड़कियों को पटाया जाता है। अपनी औरतें तो एकदम सुरक्षित घर में रहते हैं, उन बेचारियों को तो हवा नहीं लगने देते, बुरके के अंदर रखते हैं, पूरे टेंट के अंदर, और बाहर निकाल देते हैं। बाहर की लड़कियों को जो बेचारी निकलती है, पढ़ती है, उनको ये समझते हैं कि ये फ्री फॉर ऑल है, ये एकदम मुक्त है, स्वच्छंद है और हमारे खाने की हमारे लिए परोसी गई है। और उनको फंसाते हैं। कई बार छोटी छोटी बच्चियों को जो 18 साल मतलब 14-15 साल की हैं, जैसे ग्रूमिंग गैंग काम करते थे। इंग्लैंड में हमने ग्रूमिंग गैंग्स की बात की है। अभी बहुत सारे ग्रूमिंग गैंग के मामले आ रहे हैं इंग्लैंड से अपने को वहां पर, और उसी तरह की चीजें यहाँ बहुत हो रही हैं। खाली हमारा समाज इतना जागृत नहीं है, जागृत भी नहीं है, और शायद इतनी ज्यादा पुलिस को भी इतनी और ज्यादा परेशानियां रहती हैं, इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाता। जब कोई बड़ा केस होता है जैसे कि ये हुआ, तो आपने ध्यान में लाए और पुलिस को भी पता लगा, समाचार में भी आया। पर ये जो पेट्रोलिंग है ना, ये खाली पुलिस का काम नहीं है। ये जो हाइजीन का काम है कि समाज एकदम अच्छे तरीके से चले, ये नागरिकों का भी काम है। तो हमारे बहुत सारे, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि गुप्ता जी आप कह रहे हैं कि किसी हिंदू संगठन के वहां पर है, ये लोग अपनी पेट्रोलिंग में नाकामयाब हो रहे हैं। पेट्रोलिंग मतलब कि जो प्रिवेंशन के लिए जैसे पुलिस गश्ती करती है, इसी तरह के इस तरह के जो आउटफिट्स है, इनको भी एक गश्ती का माहौल या एक पता लगाने का माहौल और एक ऐसा माहौल रखना चाहिए कि ये पता लगाए कि समाज में क्या हो रहा है। आए दिन हम देखते हैं, अभी हाल ही में देखिए कैलाश कॉलोनी के उसमें लगा हुआ था, 18 या 20 साल की लड़की है, 54 साल का एक आदमी था मुस्लिम जो उसको ट्यूशन पढ़ाता था, अच्छे अमीर घर की लड़की है, दोनों ने शादी का नोटिस दिया हुआ था रजिस्ट्रार के यहाँ, तो पता ही नहीं लगा, एकदम अंतिम दिन पता लगा। तब लड़की के माँ बाप नहीं थे, भाई बहन या जो भी जीजाजी वगैरह आए और उन्होंने कहा क्या हो रहा है, हमारे घर में ये हो रहा है और हमें पता नहीं। तो हमारे यहाँ जो है ना, जागरूक नहीं है समाज को जागरूक रहना है। इस तरह के जो भी मसले आते हैं या ये ठीक है, यानी लोगों की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है, उसको भी सुनिश्चित करें, तब शायद ऐसी चीजों से हम बच सकते हैं। ठीक है मैम, आपकी बात समझ में आ गई। हमारे साथ में शिव कुमार गुप्ता जी हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, विश्व हिंदू रक्षा परिषद। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? छांगुर अपनी एसटीएफ तैयार कर रहा था पूरी तरीके से, गलीमत ये रही कि सबसे बड़ी बात खुलासा हो गया। मैम, हम आपको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अभी लोगों को यही नहीं पता कि खुलासा हुआ कैसे, ये खुलासा कैसे हुआ और किसने किया, अभी लोगों को यही नहीं पता है। ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी ने किया, जो 24 तारीख को उनके दरवाजे पर 20 गाड़ी से कम 500 लोगों को लेके पहुंचे वहां पर
और हम लोगों को वहां पहुंचने से पहले उसने अच्छी सेटिंग कर दी थी कि वहां पर कोई उसके खिलाफ बोलने वाला था ही नहीं, और इतनी दहशत थी कि हम लोगों पर भी खतरा मंडरा रहा था वहां पर। जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो कम से कम 1-1.5 घंटे उसके दरवाजे पर पहुंचे, काफी चैनल भी था, न्यूज चैनल भी था, सब लोगों ने चलाया भी। उसके बाद भी उसने कोई वहां पर सामने आने को तैयार नहीं हुआ कि इसके खिलाफ कोई बोल दे। फिर हम लोगों ने सोचा कि इसके खिलाफ कैसे क्या किया जाए, और जानकारी हम लोगों को सब थी, लोगों ने बताया, लेकिन सामने नहीं आना चाहता था कोई। फिर हम लोग अपने कार्यालय पे सारे लोगों को इकट्ठा किया, जितने भी 12-15 लोगों को घर वापसी कराया गया है, भी सिंधु रक्षा परिषद ने कराया है, वो सारे लोगों को इकट्ठा किया। फिर यहाँ पर खुलासा इसका बिल्कुल स्पष्ट हो गया, क्योंकि सब लोग हमारे कार्यालय पे आने के बाद सारे लोगों ने अपनी जुबानी बोली। पीड़िता लोग जो पीड़ित थे, जिनको इसने घर वापसी कराया था, धर्म परिवर्तन कराया था, वो सारे लोग अपने मुंह जवानी बोले। सारे न्यूज चैनल में उस दिन चला, उसी दिन से ये सारा खुलासा ओपन हो गया। ठीक है, उसके बाद से जी बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है सर, हम लौटेंगे आपके पास पे। शिवा लगातार बने हुए। शिवा, पूरे मामले पर आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अब जांच के बाद अलग अलग परतें खुल रही हैं, अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल 50 युवकों के सेना का खुलासा अपने आप में कई सारे सवाल भी अपने पीछे छोड़कर जा रहा है कि आखिर कैसे इन युवाओं को अपने चंगुल में फंसाया जा रहा था, कैसे इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, और इनसे पूछताछ के बाद मुझे लगता है और भी बहुत कुछ नया खुलने वाला है। शिवा। देखिए गरिमा, जांच एजेंसियों का दायरा धीमे धीमे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इस धर्मांतरण के रैकेट के गिरोह के बारे में जैसे जैसे जांच टीम अंदर जा रही है, तो दायरा इसलिए भी बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि जो लोगों के जुड़े होने की जो आशंका है वो मास में है, यानी कि बहुत ज्यादा है। इसलिए एटीएस, एसटीएफ, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, आईबी और सभी खुफिया एजेंसी, उसके साथ साथ ईडी, जो कि इसमें करोड़ों रुपए की फंडिंग का मामला है, तो ये सभी जांच एजेंसियां एक साथ मिल करके जांच कर रही है। और हमें लगता है कि बहुत ही गोपनीय जांच है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस बात का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर स्तर तक कार्रवाई की जाए, बड़े से बड़ा अगर कोई व्यक्ति अगर आपको जांच के दौरान मिलता है तो उस पर भी कार्रवाई करें और पुख्ता सबूतों के साथ कार्रवाई करें। तो बहुत गोपनीय तरीके से इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, और थोड़ी थोड़ी ब्रीफिंग हमें लगता है कि पुलिस अधिकारियों की तरफ से जब जरूरत होती है तब की जाती है कि वो कब कहां किस तरीके से काम कर रहे हैं। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें लगता है कि पुलिस अधिकारी बताने को तैयार नहीं है, और इसलिए भी तैयार नहीं है क्योंकि पूरी तरीके से इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ चीजें छुपानी पड़ती है कि ताकि ये समाज में ना फैले और जल्दी ना फैले, और जब वो काम कर ले तब उसके बाद वो मीडिया को ब्रीफ करे। तो बहुत से जुड़े लोगों के होने की आशंका है, ना सिर्फ बलरामपुर बल्कि उत्तर प्रदेश के अलावा अलग अलग राज्यों में, देश के बाहर विदेशों में, तो सभी लोगों को एक साथ बटोरने की जरूरत है जांच एजेंसियों को। इसलिए एसटीएफ और एटीएस एक साथ अच्छे से काम कर सके। खुद एडीजी एलओ अमिताभ यश इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, और पर डे इस पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग है वो मुख्यमंत्री कार्यालय से की जा रही है, कि ताकि जो डे बाय डे रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री को बताई भी जा सके कि हम किस तरीके से अब इस जांच को आगे ले जा रहे हैं और धर्मांतरण के इस रैकेट का पर्दाफाश कर रहे हैं। कल भी हमने देखा जिस तरीके से दोनों लोगों को जो रिमांड पे लिए गए 7 दिन की, छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को, दोनों को बलरामपुर जिले ले जाया गया और वहां पर तमाम चीजें बरामद हुई हैं। अब जो 4 दिन बचे हैं, क्योंकि 2 दिन पार हो चुके हैं और 5 दिन बचे हुए हैं, और 5 दिन के अंदर इन लोगों को बहुत जगह ले जाना है और इनके इस गिरोह के बारे में पता लगाना है कि गिरोह में आखिरकार लोग कितने हैं। एक बीच में ये बात सामने आई थी कि इस छांगुर बाबा के जो धर्मांतरण का जो वास्ता है वो मुख्तार अंसारी से भी है, लेकिन परसों इस बात को एडीजी एलओ ने नकार दिया। उनका कहना है किसी एक व्यक्ति के कहने से हम मुख्तार अंसारी का नाम सामने नहीं ला सकते हैं जब तक पुख्ता सबूत ना मिल पाए। तो अगर ये मामला सही पाया गया भविष्य में जाकर के, तो हमें लगता है कि बहुत से नाम ऐसे सामने आएंगे। बिल्कुल, बहुत से नाम ऐसे सामने आने वाले हैं जिनका खुलासा होगा, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से अपनी एसटीएफ तैयार की जा रही थी, ये एक सवाल ये भी छूटता है कि आखिर कैसे ये युवक लगातार इसकी ओर जा रहे थे, और साथ ही कैसे इतना सब कुछ होता रहा और पुलिस की नज़र पहले इस पर नहीं गई। शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कट्टरपंथ की प्रयोगशाला बन गई थी ये कोठी, लेकिन यहाँ से अब 50 युवकों को बताया जा रहा है, जानकारी मिली है, जिनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, जिन्हें इस पूरे खास मकसद के लिए तैयार किया जा रहा था। लेकिन इन सभी युवकों के सामने आने के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे ये सब छांगुर के लिए काम कर रहे थे और आगे क्या कुछ होने वाला था, ये अब जांच रिपोर्ट में सामने आएगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।